आज की कहानी पलक की है, जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और पति की जो बेवफाई है उसके कारण अंततः वो अपने मायके लौट आई। ये सवाल पलक करती है कि उसकी मासूम बेटी का जो अपने पिता की संपत्ति पर जो कानूनी अधिकार है उससे भी उसको वंचित क्यों रखा जा रहा है। वो गहरे मानसिक द्वंद में है कि आखिर उसके हक का हिस्सा क्यों उसको नहीं मिला, ना पिता से और ना ही पति से। पलक को एक चेहरा नजर आया। उसने बताया कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो पुरुष है या स्त्री है, और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान थी। वो बस पैसों का भूखा था। इसके लिए बस पैसा 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 ही सब कुछ है। उस जन्म में उसने सिर्फ उस एक लड़की को नहीं बल्कि और भी कई महिलाओं को इस तरीके से प्रताड़ित किया होगा। वहाँ से इस कहानी का असली और विचलित कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। एक व्यक्ति एक लड़की के बाल पकड़कर उसको बेरहमी से खींच रहा है। वो बहुत रो रही है, चिल्ला रही है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। जब मैंने ये पूछा कि दोनों में से तुम कौन हो, तो पलक ने कहा कि मैं वही। नमस्ते, वेलकम टू सितारा स्पीक्स। मैं हूं दीप्ति शर्मा। खालिद हुसैनी की मशहूर किताब द काइट रनर की वो लाइन पलक की कहानी पर सटीक बैठती है कि दोबारा अच्छा बनने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। पलक की इस अनोखी यात्रा ने हमें सिखाया कि चाहे हम अतीत में कितने ही अंधेरे रास्ते क्यों न चुने हो, माँ जगदम्बा की एक सच्ची पुकार और हृदय से किया गया पश्चाताप हमें उस दलदल से निकाल सकता है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा ही सरल है। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अपने हक के लिए लड़ना जरूर, लेकिन ये भी याद रखना कि किसी और का हक मारकर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सितारा स्पीक्स के इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी पलक की है, जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसे ये लगता था कि वो बस बेबस शिकार है, विक्टिम है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के आईने में जब उसने खुद को देखा, तो वहां एक ऐसा खौफनाक चेहरा था जिसे वो कभी भी पहचानना नहीं चाहती थी। आज सितारा स्पीक्स में हम उस कार्मिक लेजर की बात करेंगे जहां जन्मों जन्मों की एक एक पाई का जो हिसाब है वो दर्ज है। आइए पलक के साथ उस अंधेरी सुरंग में उतरते हैं जहां उनके आज के दुखों की चाबी छुपी है। पलक अपनी बेटी के साथ में अपने मायके में रहती है। उसका पालन पोषण उसकी दादी के साथ में हुआ बचपन से ही। हालांकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, फिर भी उसे दादी के पास क्यों रखा गया? जब मैंने उससे ये सवाल पूछा तो उसने ये बताया कि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और इसी वजह से उसकी माँ काफी डिप्रेस्ड रहने लगी। पिता पर कोई लांछन ना लग जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही माँ पर मेंटली अनस्टेबल होने का केस कर दिया, ताकि सारा दोष माँ पर आ जाए और उनके ऊपर कोई आंच ना आए। इस विवाद के चलते पलक की माँ अपने मायके रहने के लिए आ गई और पलक को उन्होंने अपनी दादी के घर भेज दिया। पलक वहीं बड़ी हुई, यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसी घर से हुई, दादी के घर से। हालांकि पलक ने अपनी माँ के साथ के रिश्ते मुझे कहा कि बहुत अच्छे हैं उसके, और वो हर वीकेंड अपने मामा के घर जहाँ पे उसकी माँ रहती है अभी, उनसे मिलने भी जाती है। उनके अपने जो सगे मामा है उनके साथ भी उसका अच्छा संबंध है, और उसके मामा अपनी बहन यानी कि पलक की माँ के लिए भी काफी पजेसिव और प्रोटेक्टिव है। शादी के कुछ समय बाद पलक के सामने एक कड़वी सच्चाई सामने आई कि उसके पति का भी किसी और महिला के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उस दूसरी औरत से उनका एक बच्चा भी हो चुका है। ससुराल में स्थिति और भी खराब थी। पलक को अपने सास ससुर से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। उसका जो पति है वो भी पूरी तरीके से अपने माँ के प्रभाव में था, और धीरे धीरे पलक पे ही तलाक देने के लिए दबाव बनाने लगा। इसी संघर्ष के बीच में पलक ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। लेकिन ससुराल के जो असहनीय टॉर्चर है और पति की जो बेवफाई है उसके कारण अंततः वो अपने मायके लौट आई। कुछ समय बीतने के बाद में पति का फोन आया और उसने माफी मांगते हुए ये कहा कि वो जो दूसरी औरत है उसने मुझ पे काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से मैं भटक गया था। तो पति की बातों पर भरोसा करके पलक फिर से ससुराल चली आई, और वहां जाकर उसने अपने पति को रिहैब भेजा, उसको आध्यात्मिकता की राह पर चलने की सलाह दी। पति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आना शुरू ही हुआ था कि उसकी सास को यह सुधार रास नहीं आया। घर में फिर से मनमुटाव और कलेश शुरू हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप पलक दोबारा अपने मायके लौट आई। इसी दौरान पलक के पति दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चले गए। वहां एक दिन अचानक उनके पेट में तेज दर्द उठा और उनकी अचानक मृत्यु हो गई।
शुरुआत में ससुराल वालों ने पलक से ये खबर छुपाई, लेकिन बाद में वो भी इस मामले को गोलमोल बातें करते रहे। अब जब पलक ने अपनी और अपनी बेटी के भविष्य के लिए पति की संपत्ति में हिस्सा और गुजारा भत्ता मांगा, तो सास ससुर ने ये शर्त रखी कि उसे वापस आकर उनके साथ ही रहना होगा, तभी वो उसकी मदद करेंगे। पलक को ये शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो फिर से उसी प्रताड़ना और उस घुटन भरे माहौल में कदम नहीं रखना चाहती थी। इसी बीच पलक के पिता की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वहां पर भी उसके साथ अन्याय ही हुआ। पिता ने अपनी वसीयत में जो संपत्ति थी उसका बड़ा हिस्सा उस महिला और उसके बच्चों के नाम कर दिया जिसके साथ में उनका संबंध था। पलक के हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट आया, जहां पर वो अब अपनी चाची और ताई के साथ रहती है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी उन तीनों के बीच भी कोई मेलजोल नहीं है। स्थिति यह है कि सब अपना अपना खाना भी अलग बनाते हैं ये लोग। कहने को तो ये घर पलक का अपना है, लेकिन अपने ही घर में उसकी जिंदगी किसी पेइंग गेस्ट जैसी होकर रह गई है। पति से अलग होने के बाद से ही पलक गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रही है। उसे ना तो अच्छी नौकरी मिल पा रही है और ना ही उसका कोई छोटा मोटा व्यवसाय चल पा रहा है। ऊपर से घर का वो जहरीला माहौल उसकी बार बार में हिम्मत तोड़ देता है। वो गहरे मानसिक द्वंद में है कि आखिर उसके हक का हिस्सा क्यों उसको नहीं मिला, ना पिता से और ना ही पति से। ये सवाल पलक करती है कि उसकी मासूम बेटी का जो अपने पिता की संपत्ति पर जो कानूनी अधिकार है, उससे भी उसको वंचित क्यों रखा जा रहा है। इन तमाम संघर्षों के बीच में वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों वो लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। आमतौर पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान मूल कारण तक पहुंचने के लिए हमें 2-3 जन्मों की गहराइयों में उतरना पड़ता है। और अक्सर यह देखा गया है कि व्यक्ति आज जिन समस्याओं और पैटर्न से गुजर रहा होता है, ठीक वैसी ही स्थितियां उसके पिछले 1-2 जन्मों में भी दोहराई जा रही होती है। हमें तब तक पीछे जाना पड़ता है जब तक उस समस्या की जो जड़ है वो ना मिल जाए। लेकिन कुछ लोग सीधे उस जड़ तक ही पहुंच जाते हैं और एक ही जन्म की यात्रा में उन्हें अपने सारे जवाब मिल जाते हैं। पलक का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। हम सीधे उस जन्म में पहुंच गए जहां से उसके आर्थिक कष्टों और उसके हक का पैसा उस तक ना पहुंच पाने की शुरुआत हुई थी। ये सेशन की शुरुआत में मैं उसको एक बेंच के पास लेकर गई, जो मेरे रिग्रेशन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये जो बेंच होती है वो सामान्यतः हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी स्थिति को दर्शाती है। जब मैंने पलक को उस बेंच का विजुअलाइजेशन करने के लिए कहा, तो उसने ये बताया कि वो जो बेंच है वो पूरी तरीके से गीली है। उस पल मैं भी सोच में पड़ गई कि इस गीली बेंच का क्या संकेत हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उसकी परतें खुलती गई। इसके बाद मैंने अपनी एक जो टेक्निक है उसका विशेष स्टेप शामिल किया, जिसे मैंने स्वयं ही विकसित किया है। इस स्टेप के माध्यम से पीएलआर शुरू करने से पहले ही मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक या कोई ऐसे पूर्वज तो नहीं है जिनकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। यदि उन ऊर्जाओं को पहले ही संबोधित ना किया जाए तो अक्सर ये रिग्रेशन की प्रक्रिया में बाधा बांधते हैं और कभी-कभी इसी चरण के दौरान पिछले जन्मों की भी झलकियां दिखाई देने लगती है। जैसे ही मैंने ये प्रक्रिया शुरू की, पलक ने घबराते हुए कहा कि उनका दिल बहुत तेजी से, जोर से धड़क रहा है। मैंने उसको शांत किया और उसको ढांढस बंधाया कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और निर्भय होकर उसको जो भी दिखाई दे, वो बस मुझे बताती जाए। तो उसको सबसे पहले तो भीषण आग नजर आई और देखते ही देखते उसने ये कहा कि उसको बहुत रोना आ रहा है। जब मैंने ये पूछा कि आग उनको क्यों दिखाई जा रही है, तो उनको उड़ता हुआ एक पुरुष का चेहरा दिखाई दे रहा था, ऐसा उड़ता हुआ फेस। तो मेरे आदेश देने पर जब वो चेहरा अपने असली स्वरूप में आया, तो वो एक सुंदर स्त्री की आकृति में बदल गया। मैंने पलक से पूछा कि क्या वो उनको पहचानती है, तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन वो किसी देवी की छवि जैसी लग रही है। जब मैंने गहराई से पूछना चाहा कि वो कौन है, तो पलक को अपनी थर्ड आई पे दर्द सा महसूस होने लगा। तभी पलक ने यह देखा कि कोई व्यक्ति हाथ में एक मैग्नेट जैसा पकड़े हुए है, जिससे अद्भुत ऊर्जा निकल रही है। ऊपर आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी और वो व्यक्ति जो था उस चुंबक की शक्ति से उस बिजली को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। पूछने पर पलक ने उस व्यक्ति का नाम भीम बताया। जब मैंने ये जानना चाहा कि क्या वो भीम स्वयं पलक है या कोई और, तो उसकी आकृति ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो अपने काम में बस मग्न ही रहा। पलक ने यह महसूस किया कि वो व्यक्ति अत्यंत क्रोध में था। उस गुस्से का कारण पूछने पर यह पता चला कि उसके बचपन में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसने इसके भीतर बहुत सारा क्रोध भर दिया था।
वो अपने उस गुस्से को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए बिजली को काबू करके उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और कुछ ही देर में वहां पे मूसलाधार बारिश होने लगी उस सीन में, और वो व्यक्ति रुक गया। वो वहां पे खड़ा खड़ा रो रहा था। बारिश का सहारा इसलिए ले रहा था ताकि उसके आंसू किसी को दिखाई ना दे। जैसे ही मैंने उसके इस अपार दुख और क्रोध का कारण पूछा, पलक को अचानक एक आंख दिखाई देने लगी, जो बिल्कुल भगवान शिव की तीसरी आंख के समान प्रतीत हो रही थी। सत्र के इस पड़ाव पर चीजें थोड़ी सी उलझी हुई लग रही थी मुझे, कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो विजुअल्स हैं वो बार बार में चेंज हो रहे थे। इसलिए मैंने पलक को यह निर्देश दिया कि वो सीधे अब उस जन्म में जाए, उस दृश्य में जाए जहां उनकी वर्तमान परेशानियों की जो जड़ है वो छिपी हुई है। जैसे ही हम उस जीवन में पहुंचे, पलक को एक चेहरा नजर आया। उसने बताया कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो पुरुष है या स्त्री है। चेहरा किसी मर्द जैसा था, लेकिन कपड़े औरतों वाले पहने हुए थे, और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान थी। फिर उन्हें कुछ औरतों का समूह दिखाई दिया, जो हंसते हुए, मजाक करते हुए किसी इमारत के अंदर जा रही थी, वो सारी औरतें। जब मैंने ये पूछा कि वो लोग कहाँ जा रही हैं, तो पलक ने बताया कि वो कोई बहुत बड़ी जगह है, जो देखने में किसी महल जैसी लग रही है। और उन महिलाओं के पहनावे, उनके हाव भाव से भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो सारी औरतें वहीं रहती हो। और वहीं ये रहस्यमय व्यक्ति भी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर पलक पहले तो भ्रमित थी, लेकिन वो असल में एक किन्नर था। वो भी उन औरतों के साथ में ही था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बाकी लोगों से बिल्कुल अलग और संदेहास्पद था। उसके चेहरे पर वही कुटिलता और चालाकी साफ झलक रही थी, जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। जब पलक ने महल का जिक्र किया, तो मैंने उसके खुद के ओहदे के बारे में पूछा। तब पलक ने देखा कि राजा का दरबार लगा हुआ है, और वहां वो स्वयं एक पुरुष के रूप में राजा के कान में झुककर कुछ कह रही है। उसने बताया कि वो उस जन्म में राजा की सलाहकार थी। जब मैंने राजा को पहचानने के लिए कहा, तो वो नहीं पहचान पाई। मैंने उसको कहा कि दरबार में किसी एक व्यक्ति को ढूंढो जिससे हम बात कर पाए। तब पलक की नजर अपने इस जन्म के पुराने नौकर और अपनी एक चाची पर पड़ी, जो वहां मौजूद थे। इस जन्म के नौकर और चाची उसको उधर दिखाई दिए। पलक ने उनसे वहां आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखने आए हैं। मैंने कहा कि क्या देखने आए हो, तो कहा कि रानियां किस प्रकार रहती है। शुरू में यह बात मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, असलियत सामने आई। वो रानियों को नहीं, बल्कि उन औरतों को देखने के लिए आए थे, जो पहले दृश्य में हंसती खेलती महल के अंदर जा रही थी। चूंकि वहां से और कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैं पलक को उस जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना पे ले गई। वहां से इस कहानी का असली और विचलित कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। पलक ने यह देखा कि एक व्यक्ति एक लड़की के बाल पकड़कर उसको बेरहमी से खींच रहा है, और वहां आसपास और भी औरतें खड़ी है, जो बहुत डरी हुई है। वो व्यक्ति जिस लड़की के बाल खींच रहा है, वो उसको थप्पड़े भी मार रहा था। पलक ने यह देखा कि वो उस लड़की के पैसे हड़पना चाह रहा था, और इसीलिए वो उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। उसे यह भी महसूस हुआ कि ये कुछ हफ्ता वसूली जैसा कोई मामला है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कौन सी जगह है और यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक थेरेपिस्ट कभी भी सेशन के दौरान अपना नजरिया नहीं रखता, तो उसका काम है कि जो क्लाइंट है वो खुद सच से उसको वाकिफ करवाना होता है। मैंने पलक से पूछा कि इतनी सारी औरतें यहाँ कर क्या रही है, एक साथ रह रही है, ये जगह कौन सी है, और इन औरतों का आपस में क्या रिश्ता है। पलक ने देखा कि वो किन्नर भी वहां पे खड़ा हुआ था, और उस लड़की को पीटते हुए देखकर वो हंस रहा था और बातें कर रहा था। मैंने पूछा कि जिस लड़की को मारा जा रहा है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। पलक ने बताया कि वो बहुत रो रही है, चिल्ला रही है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी दूसरी औरत उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही है, क्योंकि सारी औरतें बहुत डरी हुई थी। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि इन दोनों मुख्य किरदारों में से पलक कौन थी, वो लड़की जिसे मारा जा रहा था, या वो पुरुष जो इतनी बेरहमी से उसे मार रहा था। जब मैंने ये पूछा कि दोनों में से तुम कौन हो, तो पलक ने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं जो इस लड़की को मार रहा है। जब मैंने उस लड़की का चेहरा पहचानने के लिए कहा, तो पलक को लड़की के चेहरे में बहुत सारी औरतों के चेहरे आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि उस जन्म में उसने सिर्फ उस एक लड़की को नहीं, बल्कि और भी कई महिलाओं को इस तरीके से प्रताड़ित किया होगा, जिनके चेहरे उसको नजर आ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या उनके पास इतने पैसे हैं जो ये व्यक्ति हड़पना चाहता है, तो पलक ने कहा कि
वहां पे जितनी भी औरतें खड़ी हुई है उन सभी के पैसे इसने हड़प लिए हैं। अब उस व्यक्ति को किसी की भी परवाह नहीं थी, वो बस पैसों का भूखा था, ये पलक ने कहा। उसे दिखाई दिया कि बेबस औरतें दीवार के सहारे लगाकर रो रही थी और वो अपना दुख एक दूसरे के साथ में बांट रही थी। पलक ने महसूस किया कि वो एकदम पत्थर दिल व्यक्ति था। उसने उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके पैसे लेकर वहां से चला गया। पलक ने बताया कि उसके दिल में, जैसे जो व्यक्ति है उसके दिल पे भारी पत्थर है, जैसे किसी के मर जाने पर लोग रोते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। ये कुछ भी महसूस नहीं करता है और ना ही कुछ जाहिर करता है, इसके लिए बस पैसा 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 ही सब कुछ है। तब मैंने इसे कहा कि चलो उसके जीवन में और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो ऐसा कैसे बना। पलक ने देखा कि वो एक छोटा सा बच्चा है और अपनी माँ के साथ में खेल रहा है। बहुत ही मस्ती कर रहा था, शरारती था और उसको अपनी माँ से बहुत प्यार था। लेकिन एक दिन खेल-खेल में और मस्ती में उसने माँ को काट लिया और जब ये बात उसके पिता को पता चली, तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की और उसे बहुत बुरा मारा। इस घटना का उस बच्चे पर इतना गहरा असर हुआ कि वो जिद्दी बन गया। धीरे-धीरे बड़े होते हुए वो अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव का हो गया। पलक ने देखा कि वो अब जंगलियों की तरह रह रहा है, बहुत नकारात्मक हो गया है। पलक ने उसके लंबे लहराते हुए बाल देखे और उसने देखा कि इसने अपनी पूरी मासूमियत खो दी है और यहाँ तक कि अब वो अपनी माँ पे भी अत्याचार करता था। लेकिन जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो वो फूट-फूट कर रोया और इसके बावजूद वो अपने अंदर की भावनाओं को ना तो ठीक से महसूस कर पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था। उसे इस बात का बहुत गहरा पछतावा और दुख था कि उसने अपनी माँ के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया। उसके बाद फिर से पलक को अलग-अलग औरतों के चेहरे नजर आने लगे। कोई घुंघराले बालों वाली थी, तो कोई मराठी अंदाज में बड़ी-सी बिंदी लगाए हुए थी। उन सभी ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मैंने पूछा कि ये औरतें बार-बार तुम्हें क्यों नजर आ रही हैं? दोस्तों, ये बहुत भारी कर्म था जो बार-बार खींचकर पलक को उन्हीं औरतों के पास लेकर जा रहा था। मुझे तो साफ तौर पर समझ में आ गया था कि उन औरतों के साथ में पलक का क्या संबंध था। क्या आपको अब तक ये कहानी सुनकर कुछ अंदाजा हुआ? अगर पता लग गया है तो वीडियो को पॉज करके अपनी थ्योरी जो है वो कमेंट में शेयर जरूर कीजिए। कोई चीटिंग नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले दृश्य में जैसा कि मुझे पहले से ही अंदाजा था, पलक ने एक लड़की को नाचते हुए देखा। उसने लहंगा चुन्नी पहन रखी थी और वो गोल गोल घूमकर नृत्य कर रही थी, जिसे वहां बैठे कई पुरुष देख रहे थे। ये पूरा नजारा किसी रेगिस्तान जैसी जगह का था जहां चारों तरफ तंबू लगे हुए थे। जैसे ही उस लड़की ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और वो अपने तंबू के अंदर गई, वो व्यक्ति भी, जो कि पलक थी, उसके पीछे पीछे अंदर गया। उसे देखते ही लड़की ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाइए। लेकिन पलक को यह महसूस हुआ कि वो व्यक्ति उस लड़की से प्यार करता था। उस समय वो उस लड़की का मुंह दबाकर उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, मगर वो लड़की उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दोनों के बीच में काफी बहस हुई और अंत में वो पलक जो थी, यानी वो पुरुष, उसको धक्का देकर तंबू से बाहर निकल गया। चूंकि उसके मन में उस लड़की के लिए सच में प्रेम था, इसलिए उसने उसको कोई चोट नहीं पहुंचाई, बस धक्का देकर चला गया। पलक को यह एहसास हुआ कि उसके जाने के बाद में वो लड़की पीछे से फूट फूट कर रो रही थी। जब मैंने ये कहा कि अभी भी इस व्यक्ति का पेशा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, चलिए देखते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। पलक ने देखा कि वो व्यक्ति ढेर सारे पैसों के पास में बैठकर उनको गिन रहा है। जब मैंने बोला कि इसके पास इतना धन आया कहां से, तो पलक ने बताया कि शायद इसने लोगों को मारकर डरा धमकाकर ही ये पैसा वसूल किया है इसने। मैंने गौर किया कि अभी तक किसी भी दृश्य में हमने इसे पुरुषों से वसूली करते हुए नहीं देखा था। तो क्या ये सिर्फ औरतों से ही पैसे छीनता था? पलक ने यह जवाब दिया कि उसके लिए औरतें एक आसान शिकार थी। उन महिलाओं का कोई पति पिता नहीं था और वह सब मजबूरी में वहां रह रही थी। मैंने पूछा कि एक तरफ तो तुम राजा के सलाहकार थे और इतने ऊंचे पद पे होकर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? पलक ने बताया कि राजा का अपना कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलता है, वो सलाहकार ही अपना दिमाग ज्यादा लगाता था और राजा मानो उसके इशारों पर ही चलता था। इस बीच पलक को उन महिलाओं में अपनी इस जन्म की ननद की शक्ल भी एक औरत के रूप में दिखाई देने लगी। पलक ने बताया कि वो भी बाकी औरतों के साथ में वहीं रहती थी। हालांकि वो अपने काम से काम रखती थी, लेकिन ये व्यक्ति उसे भी बुरी तरीके से प्रताड़ित करता था। अत्याचार करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता था। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया कि क्या वो एक वेश्यालय है।
तब पलक ने स्वीकार किया कि हाँ, ये एक वेश्यालय ही है। मैंने पूछा कि तुम्हारी इतनी सत्ता कैसे है? तुम इसे चलाते हो? मतलब कि वहां पे तुम्हारी सत्ता कैसे है? तुम उस जो ब्रॉथल है उसको चलाते हो? तो पलक ने बताया कि पहले कोई और व्यक्ति उसको चलाता था, लेकिन मैंने चाल चलकर उस पहले वाले मालिक की हत्या कर दी थी। वो पुराना जो मालिक था वो इतना कठोर नहीं था, लेकिन नया मालिक मतलब कि वो खुद अत्यंत निर्दयी बन के बैठा था। और उसी एक लड़की के लिए उसका दिल थोड़ा सा पिघला था। वो लड़की चाहती तो उसे नियंत्रित कर सकती थी या समझा सकती थी, लेकिन उसने पलक को कभी भी अपनाया ही नहीं। अब समय था उस जीवन के अंतिम क्षणों पर जाने का। मैं पलक को वहां पे ले गई। उसने देखा कि वो 55 साल के करीब था और झुककर बैठा हुआ था। वो पूरी तरीके से दूसरों पे निर्भर हो गया था और उसके मन में बस यही भावना थी कि उसे मौत मिल जाए। उसके आसपास कुछ लोग थे जो उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन वो महज सेवक थे। उसके शरीर को लकवा मार गया था। उसे कोई दिमागी या न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई थी। उसकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी, बस वो सेवक थे जो उसकी सेवा करते थे। पलक ने बताया कि शायद उसने उस डांसर लड़की से जबरदस्ती शादी भी कर ली थी, ऐसा उसको लगा। लेकिन वो भी बहुत पहले मर चुकी थी, इसीलिए अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। वो बिस्तर पकड़ चुका था और बस मरने की दुआ मांग रहा था। मैंने पूछा कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है या फिर शारीरिक लाचारी की वजह से ही वो मरना चाहता है। पलक ने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा तो है, लेकिन उसे उस लड़की के जाने का बहुत दुख है। उसके जाने के बाद वो अकेला हो गया है और सोच रहा है कि जिंदगी में एक बार प्यार आया भी, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं कितना अभागा हूं कि जो मुझे ठीक कर सकती थी भगवान को, लेकिन वही मंजूर नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे को उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की क्या जरूरत थी? तुमको ठीक होना था तो खुद भी हो सकते थे। लेकिन पलक उस समय पर मेरी बात नहीं सुन रही थी। वो बस यही दोहरा रही थी कि हे भगवान, मुझे भी ऊपर उठा लो, मुझे क्यों इतना तड़पा तड़पा के मार रहे हो? मैंने उससे कहा कि तुम भी तो इतनी औरतों को तड़पाया है, तो इस कर्म का फल तो भुगतना ही होगा। पलक ने बताया कि अब वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सुन लेता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब अंतिम क्षण में चलते हैं। पलक ने देखा कि मरते समय उसने पूरे दिल से माता को याद किया और कहा कि हे माता, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी गोद में ले लो। माँ तो दयालु होती है, सो माँ ने उसे अपनी शरण में ले लिया। पलक को ये तो नहीं पता चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन आखिरी समय में उसे माँ की तलवार और त्रिशूल दिखाई दे रहे थे और माँ ने उसे अपना लिया था। अब समय था पलक को अपने स्पिरिट गाइड के पास लेके जाने का, क्योंकि मेरे मन में अब बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। पलक ने अपने सामने साक्षात माँ को देखा। जब मैंने उनसे कहा कि आपको किस नाम से पुकारूं, तो उन्होंने कहा जगदम्बा। मैंने पलक से कहा कि माँ से पूछे कि माँ, क्या उस जीवन में जो भी गलतियां मैंने की थी, क्या उन्हीं कर्मों को आज मैं भुगत रही हूं? तो माँ ने उत्तर दिया कि हाँ। इसी संवाद के दौरान अचानक पलक के पेट में तेज दर्द होने लगा। जब मैंने माँ से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दर्द जो है असल में डर है। मैंने ये सवाल किया कि आखिर किस चीज का डर है? तो माँ ने कहा कि खोने का डर। पलक ने व्यथित होकर कहा कि माँ, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो जिस पर माँ ने मार्मिक जवाब था कि तुम पहले ही सब कुछ खो चुकी हो, वही डर तुम्हारे अंदर बैठ गया है। इस एहसास के साथ में ही पलक के सर में भी दर्द होने लगा, जिसे मैंने हीलिंग देकर स्थिर किया। फिर पलक ने एक बहुत बड़ा सवाल किया कि क्या मेरी ताई, मेरी चाची और वो सब लोग जो आज मेरे आसपास हैं, क्या वे उसी जीवन की वही औरतें हैं जिनके पैसे मैंने हड़पे थे? तो माँ ने कहा कि हाँ, ये वही है। जब मैंने ये पूछा कि इन सबका प्रायश्चित पलक कैसे करेगी, तो माँ ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुझे अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जो करने वाली हूं वो कर ही रही हूं। तुम बस साक्षी बनकर सब देखती जाओ, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अंत में मैंने ये पूछा कि क्या पलक के लिए अभी और भी कठिन समय झेलना बाकी है? तो उन्होंने कहा कि तुम बचपन से ही संघर्ष झेल ही रही हो, अब तो तुम्हें उन दुखों की आदत पड़ जानी चाहिए। लेकिन तुम मेरा हाथ थामे रखो, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करूंगी। तुम बहुत जल्द अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखोगी। फिर मैंने माँ से पूछा कि पलक ने पिछले जन्म में मरते समय बस एक बार आपका नाम लिया था, तो क्या वो एक बार पुकारना भी काफी था कि आपने आकर उसका हाथ थाम लिया? तो माँ ने जवाब दिया
कि ये उसके अंतिम क्षणों की सौगात थी। जब मैंने पलक की आर्थिक तंगी और आत्मनिर्भर ना होने के बारे में पूछा, तो माँ ने कहा कि ये भी उसके कर्मों का ही फल है, जो समय के साथ में कट जाएगा। जैसे जैसे कर्मों का बोझ कम होगा, जीवन बेहतर होने लगेगा। माँ ने ये सीख दी कि मेहनत करते रहो, मैं सबका ध्यान रखती हूँ। और मुझे महसूस हो रहा था कि पलक का माँ के साथ में बहुत गहरा संबंध है, सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ उसका लेन देन जरूर था। तो तभी मैंने अपने दूसरे क्लाइंट्स के कुछ अनसुलझे जो सवाल थे वो मैंने पलक से पूछे उस स्टेट में, और वो जवाब इतने सटीक थे कि मैं दंग रह गई। और उनके जवाब सुन के मुझे पक्का यकीन आ गया कि उसने कभी ना कभी पिछले जन्म में माँ को साधा जरूर है। हमने जो पिछला जन्म देखा वो उसके आध्यात्मिक सफर में एक रोड ब्लॉक की तरह था, जहां उसने कुछ बड़ी गलतियां की थी, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज उसे इन सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उस जन्म में जिन औरतों का हक का पैसा छीना गया था, आज वही औरतें उसके हक का पैसा छीन रही है। ये कर्मों का ही खेल है, जिसे चुकता तो करना पड़ता ही है। लेकिन मुझे इस बात ने सबसे ज्यादा अचंभित कर दिया कि इतने भारी कर्मों के बावजूद सिर्फ आखिरी समय में याद करने भर से ही माँ ने उसे अपनी गोद में कैसे ले लिया, और इस सेशन के दौरान उसका माँ से इतना प्रबल जुड़ाव क्यों था। इसका एक ही जवाब मिलता है कि निश्चित ही पिछले कई जन्मों से वो माँ की अनन्य भक्त रही होंगी। अंत में जब मैंने ये पूछा कि पलक खुद को सुरक्षित कैसे रख सकती है, तो माँ ने ये आदेश दिया कि बस मेरा नाम जाप करती रहो, वही एकमात्र सहारा है। माँ के चरणों में रहने से वो सब कुछ कर पाएगी। बस उसे अपना भरोसा और विश्वास डगमगाने नहीं देना है। इस पूरे सेशन के दौरान पलक को शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द महसूस हो रहा था, जिसे मैंने हीलिंग के जरिए रिलीज करवाया, और माँ का आशीर्वाद लेकर हमने ये सेशन संपन्न किया। मैंने पलक को अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थना करने की सलाह दी, क्योंकि उन पीड़ित आत्माओं की जो आह थी वो आज भी उसे प्रभावित कर रही थी। जब हम पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तभी हमारी क्षमा प्रार्थना वास्तव में स्वीकार की जाती है। केवल एक तोते की तरह शब्दों को रट लेने से कोई लाभ नहीं होता। हमारी प्रार्थना तब नहीं सुनी जाती जब हमारा उद्देश्य मात्र अपने कष्टों से मुक्ति पाना होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसी प्रक्रिया में हमारी सहायता करता है। ये हमें अपने पुराने कर्मों को गहराई से समझने का अवसर देता है, ताकि हम उन सभी लोगों से ईमानदारी से माफी मांग सके जिनका हमने कभी कुछ बुरा किया था। पलक की ये आप बीती हमें वो गहरा सबक देती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। हमारे आज के दुख अक्सर हमारे बीते हुए कल के उन कर्मों का फल होते हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये भी है कि चाहे कर्म कितने भी भारी क्यों ना किए हो, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास एक बड़े से बड़े कष्ट को काटने के लिए शक्ति देता है। माँ जगदम्बा की शरण में पलक को जो राह मिली, वही राह हम सबके लिए भी है, हम सबके लिए खुली है। वो ऑप्शन हमेशा खुला है अपने कर्मों को स्वीकार करने की और उनके लिए सुधार करने की दिशा में बढ़ने के लिए। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे ही अनसुलझे पैटर्न या संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो ठहर कर अपने भीतर जानने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि पलक का ये जो अनुभव है वो आपको आपके जीवन की गुत्थियों को समझने में भी मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें, और अपने विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।